गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो का बता दीजिएगा, ऑडियो क्लियर है? ओके। गुड मॉर्निंग लिली जी, मार्शल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट एवरीवन ज्वाइन। उसके बाद हम इसमें सारे मेजर पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स पूछी जाती हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से एंड देन जाएंगे, मूव करेंगे डायनेमिक और करंट एरा में क्या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा कवर कराऊंगा। स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे और इसमें अलग अलग कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। यहां इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम सब जानते हैं, न्यूज में अखबारों में पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती रहती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओजोन और उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। एंड बात करेंगे कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे और टॉपिक हम इस पूरे सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न सिंपल रहेगा। मैं आपको यहां क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसके नोट्स दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9911675330। ये हर एक ग्रुप में होगा आपके। वहां पे आप ये मेरे को कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। आप लोग बताइए इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं आप लोग। क्लास का पैटर्न बड़ा सिंपल रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और आप लोग भी अपने जो भी आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका जो भी ओपिनियन है, आप ओपनली चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस कोई किसी और स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेगा, कोई किसी को अब्यूज नहीं करेगा, बाकी आप अपना ओपिनियन ओपनली रख सकते हैं। तो सवाल आता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। पर उससे पहला सवाल हम बात करेंगे, इन्वायरमेंट होता क्या है। आप लोग अपने लेम इंडिविजुअल, यानी आपने किसी नादान इंसान को समझाना है कि इन्वायरमेंट है क्या। उस इंसान को जिसने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप उसको क्या बताएंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। मॉर्निंग एबी जी। लामो जी कह रहे हैं आर सराउंडिंग। ये बात कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग की। एनीवन एल्स? अगर मैं आपको बोलूं इन्वायरमेंट को डिफाइन करें, क्या बोलेंगे इन्वायरमेंट को आप? इन केस किसी की वीडियो की क्वालिटी कम हो तो प्लीज सेटिंग से जाके इंक्रीज कर लीजिएगा। डिजायरेबल जो है वो 720 पिक्सल है, जिसपे आपको सारे कंटेंट और ये सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा? एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। ओके, सेम चीज है।
सो इसी तरीके से हम इसी बेसिक आइडिया से समझ के चलेंगे कि एनवायरनमेंट है क्या। अब एनवायरनमेंट का बेसिक अगर मतलब समझे, वो होता है सराउंडिंग, जैसा कि आप लोगों ने बताया। ओके, नैनी जी कह रहे हैं बायोटिक एंड अबायोटिक का इंटरेक्शन, कह सकते हैं वो सराउंडिंग और उसके अलावा हर वो फैक्टर जो इस सराउंडिंग को इफेक्ट करे उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी सराउंडिंग और उसके फैक्टर्स जो इस सराउंडिंग को इंपैक्ट करे, वो फैक्टर बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वो वेरी कर सकते। तो एनवायरनमेंट की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो आप लोगों ने बताई कि सराउंडिंग या एवरीथिंग जो आसपास है जो इफेक्ट करती है, उसको कलेक्टिवली कहते हैं एनवायरनमेंट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट सम है जितना भी हमारे आसपास वाटर है, एयर है, लैंड है और इनके बीच का इंटर रिलेशन। यानी वाटर, एयर, लैंड और इन सब के बीच का इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ और साथ ही साथ इनका रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग। सो दूसरे तरीके से आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते कि ये एक इंटरेक्शन है हमारे आसपास के वाटर, एयर, लैंड और उनके सबका इंटरेक्शन के बीच में। साथ ही साथ और लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी, इन सबका इंटरेक्शन, इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल सारे फीचर इंक्लूड होते हैं। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे हम इन्वायरमेंट को समझ सके और ये समझ सके कि कैसे इन्वायरमेंट वर्क करता है, कौन से फैक्टर्स को इंपैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए और किस तरीके से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। सो बेसिकली इन्वायरमेंट पढ़ने का मेन मोटिव यही है। इसीलिए एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा सवाल आते हैं, बिकॉज 21st सेंचुरी में मेन क्वेश्चन यही रहने वाला है कि हम इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना कैसे डेवलपमेंट या कैसे ग्रोथ कर सकते। इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी द की। हम सबको पता है कैसे दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के किस तरीके से बहुत सारे आइलैंड हैं जो डूब रहे, तो इन सबको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनेंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि ये अर्थ ये खराब हो रही है, ये बर्बाद हो रही है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर है यहां तक? ये बेसिक इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट का क्लियर है। सो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि जो चीज सराउंडिंग में है उसको इंपैक्ट करने वाली चीजें, या सम टोटल एयर, वाटर, लैंड का, साथ ही साथ उनका रिलेशन लिविंग प्रॉपर्टीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग के साथ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। देखिए थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स करते जाइएगा। क्लियर है इतना पोर्शन? क्योंकि जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। सो ये एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशन की हमने बात की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फील्ड या टर्म्स हैं जो हम सुनते रहते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है, मेटियोरोलॉजी क्या है, मैट डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, एक और टर्म आता है एरोनॉमी क्या है, या एटमॉस्फेरिक साइंस क्या है। सो बेसिकली हमको यह समझना है कि ये अलग अलग स्टडीज, ये अलग अलग फील्ड किस चीज से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हम लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम उसको बेसिकली समझेंगे। मेट्रोलॉजी, मैट डिपार्टमेंट, बहुत कॉमन टर्म इस्तेमाल होता है।
सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। हम सब ने सुना है कि मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कल बारिश होगी, कि टुमारो का फोरकास्ट है कि देयर विल बी रेनफॉल, या फिर कल बहुत ज्यादा हॉट रहने वाला टेम्परेचर या कोल्ड रहने वाला है, जो भी मेट डिपार्टमेंट की अलग अलग वार्निंग आती रहती है। या मेट डिपार्टमेंट की वार्निंग आती है मछुआरों के लिए कि सुनामी आने के चांसेस है, और सुनामी आने के चांसेस है इसलिए जो मछुआरे हैं वो तालाब में या समुद्र में ना जाएं, वो सीज पे ना जाएं, और जो है भी वो वापस आ जाएं। सो मेट डिपार्टमेंट हम सब जानते हैं ये डील करता है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री या फिजिक्स में, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है वेदर फॉरकास्टिंग पे। ये डिटरमाइन करने की कोशिश करना कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, वेदर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना ऑन द बेसिस ऑफ हवाएं कैसी चल रही हैं। ये है मेट डिपार्टमेंट, हम सब सुनते हैं। अब ये एजम्पशंस होते हैं कुछ पैटर्न्स पे बेस्ड। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने अनाउंस किया वो 100% ट्रू होगा, पर वो पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि कल बारिश हो सकती है। तो एनवायरनमेंट की स्टडीज में एक इंपॉर्टेंट डोमेन, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन मेट डिपार्टमेंट का भी है। उसके बाद करते हैं बात क्लाइमेटोलॉजी की। अब क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस को डिस्कस कर रहा है, और ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या क्या रहे दोनों पे स्टडी कर रहा है। शॉर्ट टर्म्स का मतलब कि एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, कल परसों क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं क्लाइमेट में। पर लॉन्ग टर्म्स की ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अर्थ का पूरे साल में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये क्लाइमेट यानी लंबे ड्यूरेशन की चीजों को भी एनालाइज करना ये क्लाइमेटोलॉजी का काम है। मैट डिपार्टमेंट ये प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि एक साल बाद क्या हो रहा है, या मैट डिपार्टमेंट पूरे साल का टेम्परेचर का एनालिसिस नहीं करेगा। इसका मेन फोकस है वेदर फोरकास्टिंग का। पर क्लाइमेटोलॉजी का ये फोकस है कि वो बताएगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि पिछले साल एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 30 डिग्री सेल्सियस था, जो कि इस साल 32 डिग्री सेल्सियस हो गए, और साथ ही कौन कौन से ये फैक्टर हैं जो इसको इंपैक्ट करते। इसलिए मैट डिपार्टमेंट एंड क्लाइमेटोलॉजी दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। फिर आता है एरोनॉमी। एरोनॉमी जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, यानी ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की चीजों को स्टडी करने वाली फील्ड है, इसको एरोनॉमी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटमॉस्फेरिक साइंसेस। ये वो फील्ड है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है, साथ ही साथ जो अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो इनर वर्किंग फिजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वॉल्केनो का इरप्शन कैसे होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब आता है एटमॉस्फेरिक साइंसेस के अंदर। इसी फील्ड में हम सारी चीजों को डिटेल में डेप्थ में पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग डोमेन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको एक डिपार्टमेंट या एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाए हैं। दुनिया भर में ऐसे ही वर्क होता है। इसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, ये सिर्फ मैंने आपको 4 बताए, ऐसे 40-50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीज को नोटिस करते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो ये हमने बात की एनवायरनमेंट की और अलग अलग डोमेन्स की। इसके अलावा मल्टीपल डोमेन्स अभी भी बचे हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट एज एन इंपॉर्टेंट फैसेट आया कैसे। एक चीज आप समझ के चलिएगा, जब आप कहते हैं 17th या 18th सेंचुरी की बात करते हैं, 19th सेंचुरी की बात करते हैं, 18th 19th सेंचुरी में मोस्टली आप देखेंगे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, एंड दुनिया डेवलपमेंट के पीछे पागल होकर डेवलपमेंट के पीछे भागने लगती है।
विदाउट ये कंसीडर किए हुए कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद सबको लगा कि ये टाइम है प्रॉफिट कमाने का। सो बड़े बड़े कोल प्लांट स्टैब्लिश किए गए, स्टीम इंजन स्टार्ट हो गए, सारी चीजें दुनिया भर में स्प्रेड होने लग गई, लेकिन जिसपे फोकस नहीं हुआ वो था इन्वायरमेंट। सो दुनिया भर ने इस पूरे फेज का एंजॉय किया। यूरोप ने, नॉर्थ अमेरिका ने डेवलपमेंट का, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो इंपैक्ट हो सकता था, जो पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता था, वो सारा उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। इन्वायरमेंट पे पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, पर एक किताब जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया वो थी साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। 1962 में एक बुक पब्लिश हुई, और ये पब्लिश हुई उससे पहले आप ये चीज समझिए कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबसे प्राइमरी नीड थी लोगों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना। खाना नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सो इट्स लाइक स्टेटमेंट कि अगर थाली आपकी खाली है तो ये सोचना होगा कि खाना कैसे खाएंगे। तो दुनिया में पहली लड़ाई थी खाने की। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे भी देखने को पड़ा। न्यू मशीन्स आई, नए तरीके आए, न्यू टूल्स, न्यू मेथड्स, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स भी आए, पर साथ में आए फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई, पर कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था कि पेस्टिसाइड का क्या इंपैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट पे। ये किताब में रेचल कार्सन ने पब्लिश किया कि ये जो आप पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है, और उन्होंने केस लड़ा। उन्होंने वहां की बड़ी केमिकल लॉबी, केमिकल इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस लड़ा कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, और इस लेवल पे केस गया कि वहां की केमिकल इंडस्ट्री को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये जो क्लेम है ये गलत है, और ये जो पेस्टिसाइड है इससे इंपैक्ट गलत डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये साइलेंट स्प्रिंग की जीत के बाद, रेचल कार्सन की जीत के बाद, एक इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल के आई, वो है एनवायरनमेंट और उसके ऊपर अलग अलग चीजों का इंपैक्ट। कि पेस्टिसाइड का क्या इंपैक्ट है, फर्टिलाइजर का क्या इंपैक्ट है, ये स्टडीज होने लग गई दुनिया भर में, और अलग अलग एक पेंडोरा बॉक्स खुल के सामने आ गया दुनिया के कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, और जो ये पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, या टेक्नोलॉजी है जिसके पॉजिटिव्स हैं उसके नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे, जो कि डिजास्टर्स होगा पूरी दुनिया के लिए, सर्वाइवल के लिए। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। तो इसको वन ऑफ द अर्ली रेवोल्यूशनरी बुक माना जाता है साइलेंट स्प्रिंग को। इस पूरे बैकग्राउंड से एनवायरनमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस बन गया, एंड तब से हर साल नई नई चीजें, नई नई रिसर्च होती हैं, नए नए कन्वेंशन होते हैं, नए नए डिस्कशंस होते हैं, नए नए डिबेट्स होते हैं, और नए नए आइडियाज आते रहते हैं। तो ये है साइलेंट स्प्रिंग तक की कहानी, रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई ये बुक है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के बारे में। अभी हमने देख लिया एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, लेकिन एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, जितना भी ये डेफिनेशन, ये सब होता है, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हम चीजों को कैसे बेटर तरीके से समझ सके।
तो हमने क्लासिफाई किया एनवायरनमेंट को कि कुछ फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं और कुछ कल्चरल कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन तीनों को बोला गया फिजिकल कंपोनेंट। कि हमारे आसपास जो हवाओं गैसेज है उसको एटमॉस्फेयर बोल दिया गया, जिस लैंड पे हम रहते हैं उसको बोल दिया गया लिथोस्फीयर या लैंड, और पानी और उसके आसपास की दुनिया को बोल दिया गया हाइड्रोस्फीयर। ये फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है। देन आते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इसमें अबायोटिक फैक्टर आते हैं, ये अगेन वही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देन बायोटिक में आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हम बेसिक इंट्रोडक्शन में इनको थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। देन आता है कल्चरल कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को सोसाइटी ने इंपैक्ट किया, कैसे हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बनाने पड़े, नेशनल पार्क बनाने पड़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ी। ये सोसाइटी का ही इंपैक्ट है कि कैसे जानवर के नंबर कम हो गए, इसलिए अलग अलग लिस्ट बनानी पड़ी, एंडेंजर्ड लिस्ट, एक्सटिंक्ट लिस्ट, रेयर स्पीशीज। तो ये दुनिया में जितना भी एनवायरनमेंट में उथल पुथल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट से वो सिर्फ सेल्फिश गोल पे लिमिट हो गया। इंसान ने सारी चीजों को अपने फेवर के लिए डिस्टर्ब कर दिया, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हुआ, उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई, कि कैसे एक देश, यूरोपियन देशों ने एक फायदा उठाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और अब वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आप इस ग्रीन हाउस के प्रेशर को हमारे साथ झेलो। जबकि एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि आप हमको टेक्नोलॉजी दो, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी इसका फायदा उठा लिया। तो ये पॉलिटिक्स भी इसी के अराउंड होती है वर्ल्ड लेवल पे। साथ ही साथ इकोनॉमी का इंपैक्ट भी है, और सोसाइटी ने कैसे इस सारी चीजों को डिस्टर्ब किया या इंपैक्ट किया। तो ये हर एक फैसेट को समझना जरूरी है हमारे लिए। पहले बात करते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर की। सो बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जो लिविंग फैक्टर्स है। अबायोटिक फैक्टर, सॉरी, बायोलॉजिकल फैक्टर में दो डिवीजन आते हैं, एक आता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, ये सब हम बेसिक पढ़ते आए, पर फिर भी जस्ट आप लोगों के रिवीजन के लिए इस सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और बायोटिक होती है लिविंग फैक्टर्स। हम सब जानते हैं लिविंग फैक्टर में क्या क्या आता है। पौधे आते हैं, एक कुछ फंजाई आता है, कुछ बैक्टीरिया आता है, आर्किया आता है, एनिमल आते हैं, प्रोटिस्टिस आते हैं। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग में एयर आता है, सॉइल आता है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल, पीएच वैल्यू, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, ये सारे फैक्टर आते हैं अबायोटिक में। ये दोनों में डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा, बायोटिक क्या होता है एंड अबायोटिक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सब जानते हैं ये क्या होता है, यस और नो बताएं। इसके बारे में सबको आइडिया होना चाहिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होते हैं। हम सब लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं इन सारी चीजों से, हम पढ़ते आए हैं बचपन से सारी चीजें। तो प्रोड्यूसर में कोई प्लांट नहीं बोलेगा, ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स।
प्रोड्यूसर अपने टर्म से डिफाइन कर रहा है कि वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाने के लिए कैपेबल है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है और बहुत सारे और कंपोनेंट भी आते हैं। सो आप उनको प्लांट्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं और अपनी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी का एक सिद्धांत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिद्धांत है, ये फुलफिल हमेशा होता है। यानी आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, आप बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो क्या कोई जादू मंत्र से खाना बनता है? नो। वो एटमॉस्फेयर से कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एंड वाटर, सनलाइट, ये सब, एंड इनको कन्वर्ट करते हैं और ये एक फूड आइटम बनाते हैं। तो एनर्जी यहां पे कन्वर्जन ही होगी हर एक फेज में। कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो जादू से कोई एनर्जी बना सके। तो हमेशा जो इन्वायरमेंट से आसपास की चीजें, पेड़ भी अगर खाना बना रहे हैं तो उनको भी चाहिए क्लोरोफिल, पानी चाहिए, CO2 चाहिए। अब इसके ऊपर भी हम और बहुत ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर को दो तरीके से बोला जाता है, एक होता है फोटोट्रॉप्स, एक होता है केमोट्रॉप्स। अब ये बहुत अंदर का डेप्थ का डिवीजन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। बाकी आप सबको वो साइंस में हम सबने पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन सबको पता है कि कैसे एनर्जी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबकी प्रेजेंस में। तो उसके ऊपर डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ना इतना हमारे पास बैंडविड्थ है कि हम हर वो इक्वेशन समझे या ये सब समझे। हम बस इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। सो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है एंड एक दो बैक्टीरिया भी आते हैं। तो कोई बता सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया को हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डाल सकते हैं? ओके, एल्गी बता रहे हैं आप, कैनेट जी। कोई बता सकता है बैक्टीरिया का नाम? ये तो आपने एल्गा ही बता दिया, ये क्या होते हैं बैक्टीरिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी एक कॉमन टर्म मैं पूछ रहा हूं, जो आपने कहा है, जीएस आप कह सकते हैं ग्रीन एल्गी, जो एक तरीके से जिसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं कॉमन टर्म्स में। जो आपका आंसर है वो करेक्ट है कि एक बैक्टीरिया है या कुछ बैक्टीरिया जो खुद का खाना बना सकते हैं, जिसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। जैसा कि कैनिट जी ने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये भी एक टाइप की एल्गी का ही फॉर्म है। इसी तरीके से बहुत सारे और ऐसे लोग, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को हम किसी एक ग्रुप में नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूसर के रूप में भी फंक्शन करते हैं। तो ये याद रखिएगा, साइनो बैक्टीरिया जिसको हम एल्गी का एक फॉर्म है जो कि खुद प्रोड्यूस करता है।
देन कम्स की प्रोड्यूसर्स के दो मेन डिवीजन की बात करते हैं। देखिए प्रोड्यूसर्स को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा भी मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल डेफिनेशन दुनिया भर में मिलेंगे आपको। अलग अलग दुनिया अलग अलग तरीके से इंवायरमेंट को देखती है और वो प्रोड्यूसर्स को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करती है, पर हम उतना डेप्थ में नहीं जा सकते, उतने सवाल पूछे भी नहीं जाते। प्रोड्यूसर्स में एक होते हैं फोटोट्रॉप, एक डिफाइन किए जाते हैं केमोट्रॉप्स। केमोट्रॉप्स वो हैं जो अपनी एनर्जी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से या बाकी कोई इनऑर्गेनिक जो मटेरियल कंपाउंड है आसपास अवेलेबल है उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीली। फोटोट्रॉप्स वो हैं जो सन की एनर्जी में ही कन्वर्ट कर पाते हैं, इनको सन की एनर्जी कंपल्शन होती और ये एनर्जी कन्वर्ट करके देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये डिवीजन है, बहुत ज्यादा डेप्थ में रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं फोटोट्रॉप्स और केमोट्रॉप्स। अब कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर, ये सीरीज है। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे। सेम टर्शरी कंज्यूमर पे आते हैं, देन क्वार्टनरी कंज्यूमर पे आते हैं। उसके अलावा क्वार्टनरी कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर भी कहते हैं। सब जानते हैं कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स वगैरह भी कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं। सब जानते हैं, बचपन से 5th क्लास में पढ़ते आए हैं हर्बीवोरस क्या है, जो कि प्लांट को कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज फॉर इंस्टेंस एक पौधा है, एक पौधा बना लेते हैं। ड्राइंग पे प्लीज ऑब्जेक्ट मत करिएगा, ड्राइंग बहुत अच्छी है। मान लीजिएगा कि ये पौधा है, ये प्लांट को कंज्यूम किया एक एनिमल ने, एनिमल ए। तो एनिमल ए, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, ये कहलाएंगे हर्बीवोरस। इस एनिमल ए को कंज्यूम किया एनिमल बी ने, तो ये एनिमल बी को हम कहेंगे कार्निवोरस। देन टर्शरी कंज्यूमर, और ये लेवल बढ़ते जाते हैं बिकॉज कितना लेवल पे आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे टर्शरी कंज्यूमर का एक एग्जांपल है वुल्फ का, भेड़िए का। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डेफिनेशन आप लोगों को ये देखने को मिलेंगी और ये सब हम बेसिक पढ़ते हैं। देन आते हैं डिकम्पोजर, जिनको सेप्रोफाइट्स या माइक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं। इनको सेप्रोफाइट या माइक्रो कंज्यूमर बोला जाता है। इसमें फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। हम सबको पता है ये शरीर नाश्वर है, एक दिन हम सब ने अपना शरीर त्याग जाना है। नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, लाइफ इस तरीके से ही एंड होगी। पर उस एंड हुई बॉडी को भी डिकम्पोज करने वाले लोगों को डिकम्पोजर कहते हैं। उस पूरी बॉडी को डिकम्पोज करके और वो जो अर्थ से मिक्स कर देने वाले जो इंडिविजुअल है उनको डिकम्पोजर कहते हैं। यानी ये डेड बींग्स पे डिपेंडेंट है। ये डेड प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन अर्थ को चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को चाहिए होती है। सो वापस जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से गई थी वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती। सो डिकम्पोजर सेप्रोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये साइकिल को कंप्लीट करते हैं।
कि प्लांट्स से एनिमल से फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर, वापस से ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास जाएंगे। ये सब हम पढ़ेंगे फूड वेब एंड फूड चेन वाले चैप्टर में। तो सेप्रोफाइट जिनको डिकम्पोजर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं। ये पोर्शन क्लियर है अभी तक? यस और नो बताएं। हमने बात की इन्वायरमेंट की, कुछ डोमेन्स यानी अलग अलग फील्ड की, हमने बुक की बात की, एक बुक रिचर्ड कार्सन की, एंड देन हमने बात की एटमॉस्फेयर के कंटेंट की, और हमने डिस्कस किया अभी तक बायोटिक कंटेंट, जो कि लिविंग कंटेंट है। इतने पोर्शन में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई भी डाउट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए डाउट है तो पूछते चलिए, बिकॉज लेक्चर के एंड में आपके लिए कुछ सवाल भी होंगे, 3 से 4 एमसीक्यू होंगे जो आप लोगों को आंसर देने होंगे। तो इसीलिए लेक्चर के बीच में ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, जो भी डाउट है उनको पूछने का। अब बात करते हैं अबायोटिक। आसपास देखिए, पहाड़ों में जाके देखिए, आसपास देखिए, अब तो घर दिखते हैं, पहले जंगल दिखेगा, या आप वो सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, पानी है, टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, रॉक है, मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, ह्यूमिडिटी है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल है। अब अबायोटिक कंपोनेंट का इंपैक्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट पे, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट का, फिजिकल कंपोनेंट का इंपैक्ट होता है बायोटिक पे, एंड वाइसा वर्सा इनका भी इंपैक्ट होता है अबायोटिक पे, यानी ये दोनों एक दूसरे को चेंज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया या क्या होता है नेचर में ना, सबके पास, अगर आप ध्यान से समझिए तो वो किस सिचुएशन में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत सारी चीजें नेचर ने दी है। नेचर सबसे बड़ा गिवर है। आप कभी नोटिस करिएगा कि कोई ग्रास के आसपास होने वाला जानवर, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक ले लीजिए, तो ग्रास में होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, जबकि वो पानी में होगा तो ब्लू कलर के होते हैं, या ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं, पानी वाले ब्लू कलर के होते हैं। पॉइंट बीइंग ये है कि नेचर हर एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक एल्गी का एग्जाम्पल आता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आता है जो अपने स्पेसिफिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्रोड्यूस करने के लिए उनका कलर ऐसा, उनके अंदर पिगमेंट ऐसे अवेलेबल है कि जो खाना प्रोड्यूस कर सके। बाकी उनके फेलो सोसाइटी के या फेलो उस ग्रुप ऑफ लोगों में या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में बाकियों में अवेलेबल नहीं है वो अंदर के कंपोनेंट, अंदर के केमिकल्स। सो इट्स लाइक ये स्पेशल कैपेबिलिटीज है। जैसे पानी में है एल्गी, जो ये आप काई जिसको कहते हैं, काई आपने देखा है पानी रुका रहे तो जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। नहीं जी, आपने देखा होगा पानी जब रुका रहे तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, काई हो जाती है, फिसलन होती है उससे, उसको हिंदी में काई कहते हैं। वो अपने आप में प्रोड्यूसर है। सो पॉइंट ये है कि नेचर अलग अलग फीचर देता है। उसी में एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में ये खास ऐसे फीचर्स हैं जिससे वो खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक और वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया जिसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। पर क्या सारे बैक्टीरिया खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं? नो।
क्लियर है? तो ये उस बैक्टीरिया की खासियत है, और इसीलिए जब वो बैक्टीरिया खासियत किसी की होती है तो वो क्वेश्चन बनता है, उससे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर है जी नानी जी? क्लियर है? यस और नो बताएं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बताया, या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहते हैं, ज्यादातर कंज्यूमर है लेकिन ये प्रोड्यूसर है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, और भी बात करेंगे जब हम फूड चेन फूड वेब की बात करेंगे। इट्स लाइक कि एक शर्मा जी के लड़के ने सोचा कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं एग्रीकल्चर करूंगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे आप लोगों ने एक वो एड देखा होगा, च्युइंगम का एड आता था कि भैया अडॉप्टेड है, उड़ नहीं पाएंगे। बबल गम का एड है शायद। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, बाकी सब उड़ जाते हैं उनके साथ वाले, लेकिन वो कछुआ हैं। सो ऐसे दुनिया में एग्जाम्पल हैं, ये आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए नेचर के हिसाब से चेंज होती रही, और नेचर म्यूटेट करता रहा उनको। यही म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। इनके बारे में और पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ये सब क्लियर होता रहेगा। सब बात करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। फिजिकल फैक्टर्स जो इंपैक्ट करते हैं इनको इकोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। इसमें आप इन्वायरमेंट को कंसीडर करिए, लाइट को कंसीडर करिए, एयर को, सॉइल को, ये सब वही फैक्टर कहलाते हैं। और ये एक इकोसिस्टम से लेकर दूसरे इकोसिस्टम में डिफर करते हैं। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक तालाब है, तो वो पॉन्ड का इकोसिस्टम है, उसका इकोसिस्टम अलग रहेगा, क्योंकि इकोसिस्टम बनता है कौन कौन उसमें सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब तालाब में रहने वाले क्रिएचर लैंड में रहने वाले क्रिएचर से अलग होंगे, इसलिए तालाब का इकोसिस्टम अलग होगा, लैंड का इकोसिस्टम अलग होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो हम घर में बनाते हैं वो अलग होते हैं। इसलिए हर एक इकोसिस्टम में कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करेगा ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कोई पानी से बेस्ड इकोसिस्टम है, उसके लिए सैलिनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लैंड वाले इकोसिस्टम के लिए सैलिनिटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जितना पानी वाले के लिए। इसीलिए अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो उसको इंपैक्ट करते हैं। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें सैलिनिटी हो गया, ई वाटर डेप्थ हो गया, ऑक्सीजन कितनी है पानी में, सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे तो सॉइल टाइप कैसा है, रेन कैसा है, विंड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं। इन टोटलिटी अबायोटिक फैक्टर को हम दो तरीकों से डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक डिवीजन आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है एडेफिक फैक्टर। एडेफिक में आप ये समझिए जो भी फीचर सॉइल से रिलेटेड है उसको एडेफिक बोला गया।
क्योंकि सारी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सॉइल पे है। पानी पे भी एक बहुत मेजर चंक ऑफ लोग रहते हैं, लेकिन एडिटिव फैक्टर वो हैं जो कि सॉइल से रिलेटेड है। जैसे सॉइल में मिनरल कितने, सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, सॉइल का मॉइस्चर कैसा है, ये सारी चीजें एडिफिक एलिमेंट्स में आते हैं जो कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से या सॉइल से रिलेटेड है। और क्लाइमेटिक फैक्टर इन सब फैक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स जैसे विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, ये सब आता है क्लाइमेटिक फैक्टर में। तो अबायोटिक फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एडिफिक, दूसरा क्लाइमेटिक। अभी हमने कुछ कंज्यूमर्स के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टर्म्स की। ये कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, ये सवाल के रूप में ही पूछे जाते हैं और आप सब इन सबको शायद जानते भी होंगे, इनके एग्जांपल्स भी जानते होंगे, पर एक्चुअली में इनको टर्म्स क्या कहा जाता है वो हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए कुछ मिसलेनियस जानवरों की कैटेगरी है। जैसा मैंने कहा कि नेचर आपको वो चीजें डेवलप करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है और आपकी ग्रोथ होती रहती है। क्या इंसान हमेशा से ऐसा था? नो, इंसान ग्रो करता रहा, नेचर के साथ इंटरेक्शन होती रही एंड इंसान की ग्रोथ होती रही। इंसान कभी ऐसा समझदार नहीं था। एक और एड आप लोगों ने देखा होगा, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, कि इंसान का उसमें पूरा दिखाया जाता है कि कैसे इंसान ग्रोथ कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेचर ने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दी हैं हर एक इंडिविजुअल में। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आंट लीजिए, आंट अपने से बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है, ये उसके नेचर ने खासियत दी है। इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल में कोई ना कोई स्पेशलिटी दी है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको कहते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल। पॉइंट क्या है, आप देखिए कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में रह लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत कम वेरिएशन झेल पाते हैं। जैसे आप ह्यूमन की बात करें, आप नोटिस करेंगे ह्यूमन इन जनरल आप देखिए -20 डिग्री में भी रह सकता है और 40 से 50 में भी रह सकता है। अब इंसान के पास तो साइंस है, इंसान के पास डेवलपमेंट है, इंसान कपड़े पहन सकता है, इंसान हीटर लगा सकता है, इंसान गीजर लगा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास बाय डिफॉल्ट ऐसे फीचर होते हैं, उन एनिमल्स को कहा जाता है यूरेथर्मल एनिमल, जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। यानी वो बहुत ठंडे एरिया में भी रह सकते हैं और काफी ज्यादा नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, ये उनकी खासियत है। लेकिन सब में ऐसी खासियत तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेनोथर्मल एनिमल वो होते हैं जिनको आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही रख सकते हैं। जैसे उस टेम्परेचर के बाहर ले आएंगे वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। यूरिहेलाइन वो है जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, खारापन बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड यूरिएशियस वो है जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट बर्दाश्त कर सकते हैं। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो पानी में भी रह सकते हैं, वो उसी के आसपास के टेम्परेचर में टेरिस्टेरियल में भी रह सकते हैं और डेजर्ट में भी रह सकते हैं। क्या आप स्टेनोथर्मल का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? स्टेनोथर्मल वो एनिमल जो एक टेम्परेचर से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई एग्जांपल दे सकते हैं स्टेनोथर्मल का? वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। आप सबने देखा होगा स्टेनोथर्मल, बहुत सारे कॉमन आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हम इसको पोलर एनिमल्स हो गए, परफेक्ट।
पेंगुइन्स, पोलर एनिमल जो ठंडे एरिया में रहते हैं, ये स्टेनोथर्मल से, यानी ये एक रेंज से ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यस, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर के भी हो सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा यूरेथर्मल कोई बता पाएगा, यूरेथर्मल का कोई एग्जांपल? यूरेथर्मल आप ह्यूमंस को कह सकते हैं यूरेथर्मल है, काउ को कह सकते हैं यूरोथर्मल है, मंकी है, शीप है, गोट है। इनके पास कैपेबिलिटी होती है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। कैट, टाइगर, डॉग, ये सब। जी, तो ये सब एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। देन यूरोहेलाइन सेलेनिटी, पानी की अलग अलग सेलेनिटी, खारापन, सॉइल की सेलेनिटी को ये एडजस्ट कर सकते हैं, तो इनको कहा जाता है यूरोहेलाइन। अब इसमें पानी के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिशेज आएंगे, ये अलग अलग सेलेनिटीज पे रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं, जिसका एग्जांपल है मॉली, जो एक टाइप की फिश है, जो कि साफ पानी में भी रह सकती है, ब्रैकिश पानी में भी रह सकती है, या सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर जो आप उसको कहते हैं। ग्रीन क्रैब करके एक और एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है यूरेहेलाइन ऑर्गेनिजम्स का। तो यूरेहेलाइन का एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये मॉली है जो एक टाइप की फिश है। नहीं जी, स्टार फिश किसके लिए कह रहे हैं? देखिए, जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने मॉली का बताया, सैल्मन्स का बताया, ईल्स का बताया, ये यूरेहेलाइंस में आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट जो आता है आपका चौथा ऑप्शन, यह है यूरेशियस का, जो वाइड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं। एनी एग्जांपल यूरेशियस के? ओके, आप कह रहे हैं स्टार फिश आता है क्या? देखिए, स्टार फिश के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसके बारे में इतना क्लियर कहीं एग्जांपल्स में मेंशन नहीं है। सो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में सच मेंशन नहीं है। कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे बुल शार्क का एग्जांपल है, ग्रीन क्रोमाइड का एग्जांपल है, सैल्मन का है, एशियन शोर क्रैब का। स्टार फिश नॉर्मली आपको एग्जांपल्स में देखने को नहीं मिलता है। लास्ट हम बात करते हैं यूरेशियस की। यूरेशियस का कोई एग्जांपल दीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे।
जी, यूरेशियस जो बहुत सारे हैबिटेट में रह सकते हैं और इसके काफी ज्यादा आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे जो अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए, जैसे आपने देखा होगा आप बहुत सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, आप उनको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, यूरेशियस की कैटेगरी में। सो अब बात करते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की। सो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जहां सवाल पूछे जाते हैं, जहां एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स में क्लियरिटी जरूर रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा बहुत टफ एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर है? यस और नो बताएं। सब लोग बताएं यहां तक क्लियर है? हमने कुछ ऐसे टर्म्स पूछ आज डिस्कस किए हैं जो एक्चुअली में आपके कहीं सवालों के फॉर्म में बहुत बार पूछे गए। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग ही बताइए, नैनी जी का एक सवाल है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी का डिफरेंस क्या है? एनीवन जो इस पे ट्राई करना चाहेगा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका डिफरेंस। एनीवन जो इस क्वेश्चन को इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के डिफरेंस को कोशिश करेगा? देखिए, इकोसिस्टम को आप एक तरीके से समझिए कि इकोसिस्टम वहां है जहां लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि पानी का इकोसिस्टम अलग है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग है, यानी वो एक सिस्टम, एक कम्युनिटी है जहां लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं। पानी का इकोसिस्टम मतलब यहां पानी के क्रिएचर आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये सारा इंवायरमेंट का हिस्सा है, इंवायरमेंट जो सब सराउंड कर रहा है। पर इकोसिस्टम वो स्पेसिफिक सिस्टम है जहां लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है। No, we cannot call the ecology the system of ecosystem. No. So पहले इकोसिस्टम समझिए कि इकोसिस्टम आपका इस तरीके से आप समझिए कि जहां पे लिविंग बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करें, एनवायरमेंट जो सारी चीजें हमारे पास है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी आप कह सकते हैं, जैसा आप लोगों ने कुछ कहा कि जो ये इंटरेक्शन होता है लिविंग बीइंग का एक दूसरे से, ह्यूमन का, फिजिकल एनवायरनमेंट का, इसकी स्टडी को आप इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी मोर ऑफ डेप्थ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं रादर देन इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक आपका डोमेन में, स्पेसिफिक एरिया में, जैसे पानी का इकोसिस्टम अलग है, लैंड का इकोसिस्टम अलग है, पर इकोलॉजी वो डोमेन है जहां हम इनके इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो इकोलॉजी जहां पे भी आपको पता है जहां लॉजी लगा होता है वो स्टडीज होती है, वो ब्रांच होती है।
तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम तीनों समझते हैं। इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इकोसिस्टम वो स्पेसिफिक सिस्टम जहां लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग इंटरैक्ट करते हैं, जहां उनके इंटरैक्शन से लाइफ निकल के आती है। एंड इकोलॉजी उसी इंटरैक्शन की स्टडी को कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो इकोसिस्टम की स्टडी है, बट रादर देन उसको और हम क्लियरली अगर बात करें तो इकोसिस्टम की स्टडी ना होके वो इस इंटरैक्शन की स्टडी है कि वो किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये इकोलॉजी इज द स्टडी जहां पे हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरमेंट से कैसा रिलेशन। इन्वायरमेंट को अलग रखिए, इकोसिस्टम मैंने बताया सिस्टम है, एक पर्टिकुलर एरिया का सिस्टम है। यानी कि ये पहली क्लास है, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर होते रहेंगे। आप उसको इकोसिस्टम की स्टडी नहीं कह सकते। उस इकोसिस्टम सिर्फ आप एक तरीके समझ लीजिए कि एक इंटरेक्शन है लिविंग बींग्स का, पर उस इंटरेक्शन को कैसे होता है, उसकी स्टडी क्या है, अगर आप सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हो उसको इकोसिस्टम की स्टडी भी मान सकते हैं, और वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स डोमेन में चला जाता है इकोलॉजी। चलिए आगे बात करते। फिजिकल कंपोनेंट की बात करेंगे जिनको हम अबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, जिसमें 3 ग्रुप आएंगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अभी तक हमने बायोटिक ग्रुप की बात की, अभी हम अबायोटिक ग्रुप की बात करेंगे। अबायोटिक में हम जो मेन जो डिफरेंशिएशन करते हैं, जो मेन आप क्लासिफिकेशन करते हैं, वो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी? नैनी जी एस्ट्रोनॉमी कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमर्स आपने सुना नहीं है? एस्ट्रोनॉमर्स तो हम सुनते आ रहे हैं ना। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। सिंपल है, आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करने में आप कंफ्यूज हो गए। आंसर मेट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मिक एक्टिविटी अर्थ की। मेट्रोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर को देख के ये जज करना कि क्लाइमेट में या वेदर में क्या चेंज आएगा। आप ये समझिए ना, एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करके एस्ट्रोलॉजर बनेगा, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर बनेगा। एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं आप, हाथ रेखा पढ़ना, भविष्य बताना। इसमें एटमॉस्फेयर की कोई प्रोसेस की स्टडी नहीं हो रही है। एस्ट्रोनॉमर को जाना है आउटर स्पेस में। सिस्मिक में अर्थ की सिस्मिक एक्टिविटी की स्टडी होती है सिस्मोलॉजी में। एंड लास्ट ऑप्शन आपका बी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। आंसर इजी होते हैं बट हम कंफ्यूजन में गलत करते हैं। एक सवाल है, ये बेसिक सवाल है, हम सब पढ़ते आए हैं बचपन से। एक अटेम्प्ट आप दीजिए, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे।
सवाल यह है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेज है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। उसके अलावा क्रिप्टन, जेनन, बहुत सारी अलग अलग गैसेज है। आपको इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इन चारों में से सबसे कम किसमें है। बेसिकली आपने इन चारों गैसेस को इन वॉल्यूम के टर्म्स में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके मर्सर जी, आप कह रहे हैं 1 2 4 3। चलिए मुबारक हो, आप लोगों ने दिल मेरा खुश किया। आंसर का जवाब आप लोगों ने गलत दिया। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले समझते हैं क्या होता है। थर्ड फोर्थ के कॉन्सेप्ट है, हो सकता है भूल गए हम लोग, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम से ज्यादा होता है, तो सबसे कम इनमें कौन सा है पहले ये देखना है। अगर ये डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होता तो आपने सबसे ज्यादा लिखना होता। तो जो मर्सर जी ने आपने पहला आंसर दिया, जो आपने पहला आंसर दिया वो दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, 78 या 79% के आसपास। देन आपका ऑक्सीजन होता है 21%। देन आर्गन है, देन जेनन है, सॉरी देन कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन 0.6% है और ये 0.36 के आसपास है। बहकिए मत मर्सल जी, ये बहकने की उम्र तो है लेकिन बहकना नहीं है। तो सबसे कम इनमें देखेंगे तो 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन पहला होगा आपका। आपने कम से ज्यादा में अरेंज करना है। उसके बाद आर्गन है यानी 4 होगा, देन ऑक्सीजन है एंड देन नाइट्रोजन है। आंसर आपका सी होगा। तो प्लीज बी और डी मत बताइए, आंसर विल बी सी। अभी मार्शल जी आपके पास, क्योंकि मैंने बताया आपको क्वेश्चन दोबारा देखने का मौका मिला, एग्जाम में ये मौका ही नहीं मिलता। हम पूरे कॉन्फिडेंस में दरशील सफारी की तरह मार्क करके आते हैं कि आंसर हमारा बी होगा या डी होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आता सबको है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप लोग कंफ्यूज हुए और आप लोगों ने गलत किया। जैसे ताने जी आपने बोला 1 2 4 3, ये करेक्ट है अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला सबसे पहले आएगा। क्लियर है? तो रूल क्या है, जो आसान क्वेश्चन लगते हैं वो क्वेश्चन आसान नहीं होते अगर आप क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़े। चलिए इसको यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको पहला लेक्चर था आज, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की, कुछ कॉन्सेप्ट की बात की। कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे। हर क्लास में, क्लास के एंड में 5 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके लिए रेडी रहना। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में ध्यान से समझे एंड इनकेस कोई भी डाउट होता है, छोटे से लेके बड़ा, प्लीज पूछे। So, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रैप इट हियर ओनली। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन हैव अ नाइस डे। मिलते हैं। मर्सल जी हिस्ट्री स्टार्ट जैसे मेरे को ऑर्डर मिलेगा मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो इन्वायरमेंट पे फोकस करिए, इन्वायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पे भी डिस्कस करेंगे।
जैसे ही मेरे को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गो थ्रू मिलेगा, मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। अभी ऑलरेडी आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, इसलिए एनवायरनमेंट पे अभी फोकस करते हैं। ओके, एवरीवन हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे।